हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 4 मार्च 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 4 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि कौन सी एयरलाइन ऐसी है वर्ल्ड की जो कि पहली एयरलाइन बन गई है सोलर एविएशन फ्यूल को यूज करने वाली। मतलब आप कह सकते हो कि सन टू लिक्विड फ्यूल जो है वो यूज करेगी ये एयरलाइन। इसमें कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं यूज होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ी जाएगी या एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट किया जाएगा। और ये एयरलाइन है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, या आप कह सकते हो स्विस एयरलाइंस। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विस जो है वो पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जो सोलर फ्यूल का यूज करेगी। एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इसी तरह से याद भी रख सकते हैं। तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन ने एक नया एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। स्विट्जरलैंड की ही एक कंपनी है जो कि सोलर फ्यूल बनाएगी, और उस कंपनी का नाम क्या है? सिनहीलियन। सिनहीलियन याद कर सकते हो। और सोलर एविएशन फ्यूल जो है ये प्रोवाइड करेगी कंपनी, और ये किसको प्रोवाइड करेगी? स्विस एयरलाइन को। और जो ये सिनहीलियन है ये वर्ल्ड का पहला ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट भी लगा रही है जहां पे सोलर फ्यूल जो है वो बनाया जाएगा। और ये कहां पे बनाया जाएगा? ज्यूलिच जर्मनी के अंदर बनाया जाएगा। और इनसे फ्यूल ये खरीदेगा कौन? ये खरीदेगा स्विस एयरलाइंस। और स्विस एयरलाइन ऐसी पहली कस्टमर बन चुकी है जो सोलर केरोसिन को खरीदेगी इस कंपनी से, और वो 2023 में जो है वो बेचना स्टार्ट करेंगे और ये उससे परचेज करना स्टार्ट करेंगे। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो आप कह सकते हो कि सिनहीलियन जो है वो एक यूनिट अपना स्पेन के अंदर भी लगाएगी, तो उसको भी स्विस एयरलाइन जो है वो सपोर्ट करेगा। तो सिनहीलियन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो बनाया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के थ्रू, जिसमें से एक कौन सा है? हमारे पास सोलर फ्यूल है। तो इसमें बेसिकली वो करेंगे क्या कि जो सोलर हीट है उसको सिन गैस में कन्वर्ट करेंगे। उसको आप कह सकते हो कि सिन गैस के अंदर कन्वर्ट करके जो है उसको फिर कार्बन न्यूट्रल केरोसिन के अंदर सिंथेसाइज करेंगे, और बाद में इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू इसको सिंथेसाइज जो है वो किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सन टू लिक्विड फ्यूल। याद रखना है इसको क्या कहते हैं? सन टू लिक्विड फ्यूल जो है वो ओनली ऐसा मात्र आप कह सकते हो कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वाला फ्यूल हमारे पास आ जाएगा, जो कि हम इस एविएशन सेक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज करने में ये हमारी हेल्प जो है वो कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली इस चीज को आपने याद रखना है। और स्विस एयरलाइन वैसे भी जो है वो पूरे यूरोप के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट और यंगेस्ट जो है वो एयरलाइन है। ये आपने जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से इसको याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन द पैरा चैंपियनशिप? इससे पहले कई औरतों ने जो है ये सिल्वर मेडल जीता है पैरा चैंपियनशिप के अंदर, लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर नहीं, टीम इवेंट के अंदर उन्होंने जीता है। और ये पैरा चैंपियनशिप जो है ये वर्ल्ड आर्चरी की है, तीर अंदाजी की है। और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप ये हुई कहां पे है? ये हुई है दुबई के अंदर। याद रखना है दुबई में हुई है, और इसमें रिकॉर्ड हासिल किया है पूजा जाट्यान ने। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। मात्र 24 साल की एक महिला प्लेयर हैं, और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 21 नंबर पे आती है ये, और इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है दुबई 2022। याद रखना है दुबई 2022 वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि कहां पे ये हुई है। और ये 13th एडिशन था इस वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप का, और आपने याद रखना है कहां पे हुआ है? ये दुबई के अंदर। और इंडियन कंपाउंड पैरा आर्चर्स लाइक श्याम सुंदर स्वामी हैं जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 20 है, और ज्योति बालियान हैं जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 28 है। इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन इन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर जीता है, इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर नहीं जीता। तो इंडिविजुअल के अंदर रिकॉर्ड बनाने वाली एक प्लेयर हैं जिनका नाम है पूजा जाट्यान। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको भी आप स्लाइड से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या है? इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है वो आ चुका है। कौन से स्टेट के टर्मिनल में उसको रिसीव किया गया? ये सिंगापुर से चला था, और कहां पे पहुंचा है? महाराष्ट्र के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप देख सकते हो इंडिया का पहला जो है वो फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है वो एच एनर्जीज का जो जैगड टर्मिनल है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे आ चुका है।
तो फर्स्ट एवर आप कह सकते हो लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल जो है वो बन चुका है, जो कि कहां पे रिसीव किया गया, जैगड़ पोर्ट के ऊपर। और इसका नाम क्या है, होएक जायंट। तो आप याद रख सकते हो इसका नाम है होएक जायंट। ये चला कहां से था, ये केपल शिपयार्ड से चला था, सिंगापुर से। और ये कहां पे आया, एच एनर्जीज का जैगड़ टर्मिनल है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे इसको रिसीव किया गया। और आपने एक बात इसमें और याद रखनी, ये फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है ये 10 साल के लिए जो है वो भेजा गया है। और ये जो होएक जायंट है दोस्तों, ये 2017 में बनाया गया था, एक तरह का स्टोरेज टैंक है आप कह सकते हो। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, 1,70,000 क्यूबिक मीटर जो है वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और इसकी रीगैसिफिकेशन जो आप कह सकते हो कैपेसिटी है वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। मतलब रोज ये इतनी जो गैस है अपने अंदर जो है वो इकट्ठी कर सकता है, और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच सकता है, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसको एक एलएनजी पाइपलाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो 56 किलोमीटर की पाइपलाइन है, जो कि कहां से चलती है, जयगढ़ से। इसलिए इसको जयगढ़ पोर्ट पे रिसीव किया गया और ये जाएगी दभोल तक, जो कि एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है। अब यहां से इस एलएनजी को ट्रांसफर किया जाया करेगा, और इसको अब एलएनजी टर्मिनल को नेशनल गैस ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि एलएनजी की सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट, और वो कहां पे रिसीव किया गया, महाराष्ट्र में, चला कहां से था, ये सिंगापुर से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंपनी और कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम लोन्स जो हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो किया गया, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसे फिजिकल सेंटर्स हैं जो रूरल एरियाज में जनरली बनाए जाते हैं, जहां पे लोगों को सरकार की सर्विसेज मिल सकें। अब इन कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से जो है वो लोगों को लोन भी दिया जाया करेगा। और ये कंपनी कौन सी है जो ये लोन प्रोवाइड करेगी, LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस जो पैसा है वो ये कंपनी देगी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, लेकिन ये लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, कॉमन सर्विस सेंटर करेंगे। तो अब देख सकते हो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और कॉमन सर्विस सेंटर ने एक एग्रीमेंट किया है कि 4 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इस पार्टनरशिप के तहत विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को होम लोन मिल जाएगा। वो चाहे लोन किसी भी और तरह से ले सकते हैं, लाइक लोन फॉर सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए लोन मिल जाएगा, जिनको पेंशन मिल रही है उनको मिल जाएगा, कोई प्लॉट लेना है उसके लिए मिल जाएगा, या और किसी भी काम के लिए ये लोन जो है वो दिया जाएगा। और कॉमन सर्विस सेंटर LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो आप कह सकते हो उन्होंने सारे लोगों को आपस में जोड़ना है, तो रूरल से रूरल एरिया में भी वो अपने फाइनेंस की जो स्कीम्स हैं या अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों तक जो है वो पहुंचाई जा सकती है। तो इन लोन्स को लेने के लिए सिर्फ आपको अपना KYC जो है वो पूरा करना पड़ेगा। वो आप नियरेस्ट अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएं, वहाँ पे ये KYC दें, लाइक अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, आधार दे दें, ड्राइविंग लाइसेंस दे दें, पैन कार्ड दे दें, तो उसके थ्रू आप जो है वो लोन अवेल कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू LIC जो है वो लोन को बांटेगा। और LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जरूर याद रखें, 1989 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं वाई विश्वनाथ गौड़, वाई विश्वनाथ गौड़। ये नाम जो है वो आपने याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो आपको पता होना चाहिए कि भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर है, दो कंपनी का, एक भारती का एक एक्सा का। भारती जो है वो इंडिया की लीडिंग बिजनेस ग्रुप है, और एक्सा जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। तो दोनों ने इसको मिलकर बनाया था, और इसका ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनाया गया है विद्या बालन को। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विद्या बालन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। और आपने एक बात और याद रखनी है कि ये कैंपेन जो है उसको सपोर्ट करेंगी, और वो कैंपेन है #डू दी स्मार्ट थिंग, डू दी स्मार्ट थिंग। और इससे वो भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करेंगी। डू दी स्मार्ट थिंग मतलब आप कोई स्मार्ट काम करें, मतलब भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस खरीदें, तो उसके बारे में ये प्रमोट करेंगी। और भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में याद कर लें, इसको 2006 में बनाया गया था। इसके MD और CEO जो हैं वो पराग राजा हैं, याद कर सकते हो, पराग राजा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ एक टाई अप किया है ताकि यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर जो है वो इंडिया उस कंट्री को प्रदान कर दे। और ये कंट्री है कौन सी, नेपाल। तो आंसर यहां से क्या होगा, डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है नेपाल और इंडिया के बीच में, ताकि इंडिया जो है वो यूरिया
और डाई अमोनियम फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट किया गया है। तो एमओयू जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत ही मजबूत संबंध बनाएगा, खास करके एग्रीकल्चर के फील्ड में, और नेपाल की इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी को और बूस्ट करने के लिए इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है। और इससे जो फर्टिलाइजर शॉर्टेज है नेपाल के अंदर वो भी पूरी होगी, और साथ में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होगी, और जो नेपाल के किसान हैं उनकी आय भी जो है वो यहाँ से इंक्रीज होगी, मतलब उनका जो जीवन स्तर है वो यहाँ पे इंप्रूव होगा। और रिसेंटली आप ये याद कर सकते हो कि 2022 में इसी महीने में, लाइक फरवरी के महीने में, दोनों कंट्रीज ने एक एमओयू साइन किया था कि हम एक मोटरेबल ब्रिज बनाएंगे जहां से गाड़ियां जो है वो पास हो सकती हैं। और वो कौन सी नदी के ऊपर बनाएंगे, हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, महाकाली नदी के ऊपर जो है वो इसको बनाया जाएगा। दो एरियाज को ये आपस में जोड़ेगा। कौन से एरिया को आपस में जोड़ेगा? एक तो दरचौला है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर, और उधर भी नाम सेम ही है, दरचौला है, लेकिन ये नेपाल के अंदर है। तो उत्तराखंड और नेपाल को महाकाली रिवर की सहायता से, महाकाली रिवर के ऊपर एक मोटरेबल ब्रिज बनाया जाएगा। वो इंडिया की सहायता से बनाया जा रहा है, मतलब उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो पैसा है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। और नेपाल के बारे में याद रखोगे, नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी हैं, और करेंसी जो है वो नेपलिस रुपी है। और नेपाल ऐसा पहला कंट्री है जो यूपीआई यूज करेगा इंडिया का, और इसको जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल है वो वहां पे अपनी सहायता प्रदान करेगा। और यूपीआई प्रदान करने वाला एनआईपीएल जो है वो नेपाल को, ऐसा पहला कंट्री बन गया नेपाल जो इसको यूज करेगा। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कितना इंश्योरेंस कवर जो है वो दिया जाएगा जो वर्कर्स वन स्टॉप सेंटर्स पे हैं, जो कि मेंटल, लीगल और मेडिकल एड जो है वो डिस्ट्रेस वुमेन को प्रोवाइड करते हैं, उनको इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और वन स्टॉप सेंटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव था, जिसमें वो औरतें जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है मेंटल लेवल पे, या लीगल उनको कोई सहायता चाहिए, मेडिकल कोई हेल्प चाहिए, तो वन स्टॉप सेंटर्स उनकी हेल्प करते हैं। तो अब वो वर्कर्स जो वन स्टॉप सेंटर्स के हैं उनको ये इंश्योरेंस जो है वो दिया जा रहा है। वो कितना इंश्योरेंस दिया जा रहा है? 5 लाख रुपए का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है। तो आप देख सकते हो स्मृति ईरानी जी 5 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किया है कि डिस्ट्रेस वुमेन जो कि आप कह सकते हो वन स्टॉप सेंटर्स के वर्कर्स हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1 मार्च को स्टार्ट हुआ, 8 मार्च को खत्म होगा। और इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्त्री स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज जो कि बेंगलुरु में स्थित है कर्नाटका में, उनके साथ ये एग्रीमेंट करके इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। और इनका मेन फोकस क्या है कि 6000 वन स्टॉप सेंटर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, ऐसे 6000 फंक्शनरीज को हम टेक्निक्स बताएंगे, हम टूल्स, मतलब उनको बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये समझाएंगे कि किस तरह से आपने वुमेन को अप्रोच करना है, किस तरह से जो वुमेन वन स्टॉप सेंटर्स के ऊपर आती हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, खास करके उन औरतों को जो कि वायलेंस, मतलब जिनके साथ जो है वो कुछ हाथोपाई हुई है या कोई वायलेंस हुई है, या बहुत ही ज़्यादा परेशान है मेंटल लेवल पे, या लीगली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको किस तरह से आपने संभालना है। तो उसके बारे में ये प्रोजेक्ट जो है वो खास तौर से बताता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो ये स्टार्ट किया गया है। और साथ ही साथ आपने इसमें याद रखना है कि इससे क्या होगा, मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन जो है वो इंडिया के अंदर इंप्रूव होगी, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको अगर हम सिखाएंगे कि किस तरह से काम आपने करना है, तो आगे वो भी बहुत अच्छे से जो है वो औरतों को समझा सकते हैं। इसी के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है, नाम क्या है इस डिपार्टमेंट का? बीपीआरडी, और इसका मतलब है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि इन औरतों का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया जा सके, इनको ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि जो वन स्टॉप सेंटर के फंक्शनरीज हैं वो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो औरतें लाइक क्राइम का शिकार हैं, उनको भी आगे सिखा सकें कि किस तरह से आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और किस तरह से और वुमेन को भी सिक्योरिटी जो है वो प्रदान करनी है। तो मेन जो एम है, मेन जो लक्ष्य है वो यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी औरतों को लेके। तो ये सारा का सारा जो काम किया गया वन स्टॉप सेंटर के जो फंक्शनरीज हैं 6000 जो है इनके अंदर काम करते हैं, उनको ये सारी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि आगे वो बहुत अच्छे से सहायता जो प्रदान कर सकें। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्मृति ईरानी जी के पास है ये डिपार्टमेंट, और ये यूनियन मिनिस्टर हैं अमेठी से, कॉन्स्टिट्यूएंसी याद कर लें, अमेठी उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी ने एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ टाई अप किया है, नीरा के साथ, ताकि डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो इंक्रीज किया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि ये है आईआईएफएल फाइनेंस। तो आईएफएल फाइनेंस ने अब लोन जो है वो प्रोवाइड करना है, लेकिन आईएफएल फाइनेंस का खुद का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो क्या करेंगे,
तो ये एक कंपनी है नीरा, जिसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप लॉगिन करोगे, नीरा एप्लीकेशन को खोलो, तो उसके ऊपर जाके आप आईएफएल फाइनेंस से लोन जो है वो ले सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में आईएफएल फाइनेंस लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी या माध्यम कौन सा होगा, नीरा का होगा। तो आईएफएल फाइनेंस ने नीरा के साथ ये टाई अप किया ताकि पर्सनल लोन्स दिए जा सकें, और ये सैलरीड कस्टमर्स को मिलेगा। और ये लोन जो है वो पर्सनल लोन पे तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा आईएफएल फाइनेंस की तरफ से, लेकिन वो मिलेगा आपको नीरा एप्लीकेशन के ऊपर, जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड करके जो है वो हासिल की जा सकती है। तो मेन मकसद यही है कि क्रेडिट जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, खास करके उन लोगों तक जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, जो कि अंडर बैंक लोग हैं या छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको लोन जो है वो दिया जा सके। तो नीरा जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रही है, और साथ में आईएफएल फाइनेंस को भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि लोग जो हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है वो भी लोन ले सकते हैं इस आईएफएल फाइनेंस की मदद से, लेकिन वो लेंगे नीरा एप्लीकेशन को यूज करके। तो नीरा एक कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे इंडिया में जो है वो फैला हुआ है, लेकिन ये उन लोगों को भी लोन दे देते हैं जिनकी सैलरी 10,000 रुपये महीना, मतलब इतने कम सैलरी के ऊपर भी ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर, और इसके को फाउंडर और सीईओ हैं रोहित सेन। और इसी के साथ आईएफएल फाइनेंस का भी याद रखना है, 1995 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके हेड जो हैं वो निर्मल जैन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम वाइल्ड फ्लोरा और फौना को बचा सकें? तो आंसर होगा 3 मार्च को हर साल जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि फ्लोरा और फौना को बचाया जा सके, मतलब पेड़ पौधों और जानवरों का जो रहने का पूरा तरीका है या जानवर हैं उनको किसी तरह से बचाया जा सके। तो दोनों चीज़ें इसमें आती है। इसमें आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी इंक्लूड हो जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एनिमल्स किंगडम भी आ जाता है, और पूरा का पूरा प्लांट किंगडम भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इसका थीम क्या है, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इन्वायरमेंट को रिस्टोर करके, पूरे हमारा जो बायोस्फीयर है उसको रिस्टोर करके हमने जितनी भी प्रजातियां उनको बचाने का काम करना है। और ये पहली बार 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 जो है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का जो यूनाइटेड नेशन डेकेड चल रहा है 2021 से लेकर 30 तक, ताकि हमने जो पुराना समय था जिसके अंदर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, उसमें हमने इन्वायरमेंट को रिस्टोर करना है। तो 8400 ऐसी स्पीशीज हैं पेड़ पौधों की और जानवरों की जो कि खतरे के निशान के ऊपर हैं, मतलब उनको किसी न किसी तरह से खतरा है। और 30,000 से भी ज़्यादा ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो कि खतरे के निशान को भी पार कर चुकी हैं, जो कि अब खत्म होने की कगार पे और चली गई हैं। और अब ये अंदाजा लगाया गया कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो खत्म हो सकती हैं अगर हमने इन्वायरमेंट को किसी तरह से ठीक नहीं किया। तो इसलिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको हमें बचाना होगा, किसी तरह से हमें उनको प्रिजर्व करके रखना होगा। तो ये दिन उसी के बारे में जागरूक करता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो है वो लॉन्च कर दिए। कौन से नंबर का स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो लॉन्च किया गया है? 7th टाइम दोस्तों लॉन्च किया गया है, और ये लगातार 7वीं बार जो है वो लॉन्च किया गया, मतलब कोई भी बीच में गैप नहीं है, लगातार जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से लॉन्च किया जाता है। और इसमें खास बात क्या है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीनिनेस सर्वे है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीनिनेस सर्वे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ ही ये 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर आ गया, मतलब 2022 में हम 75 साल जो है इंडिया की आज़ादी के मना रहे हैं। तो इसलिए इसका थीम क्या रखा गया, आज़ादी @ 75 स्पिरिट। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें कंपनी की मदद ली जाएगी, मतलब 3000 असेसर्स जो हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। और ये कंपनी का नाम है इप्सॉस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पेरिस फ्रांस की कंपनी है, लेकिन इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर। तो ये 3000 अपने असेसर्स को भेजेगी, और ये असेसर्स जो हैं वो फील्ड में जाएंगे फिर, और वहाँ पे जो शहर हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जो है प्रायोरिटी दी जाएगी जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे बातचीत की जा सके, ताकि जो बूढ़े लोग हैं उनकी भी आज़ादी के बारे में पूछा जा सके, उनको भी इस सर्वे के अंदर शामिल किया जा सके। और दोस्तों इसमें पहली बार होगा कि डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स जो हैं वो इंक्लूड की जाएंगी। पहले शहर ही इंक्लूड किए जाते थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स को भी पहली बार जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यंग अडल्ट्स को पूछा जाएगा,
और उस पूछा जाएगा कि कौन से स्वच्छता अभियान के अंदर आप जुड़े हुए थे, किस तरह से शहर को साफ किया गया, सारी चीज़ें जो है उनसे कंसल्ट की जाएंगी। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो लोग काम करते हैं वहाँ पे भी जो है ये सर्वे जो है वो किया जाएगा। तो अब इसमें एक नया इनिशिएटिव जो है वो ऐड कर दिया गया है कि एक चौराहा या एक राउंड अबाउट आप कह सकते हो, ऐसे सर्कल जो गांव के अंदर बना होता है, तो वहां पे भी जो है उसको भी डेकोरेट करना जरूरी है। उसको डेकोरेट करना, फिर देखा जाएगा कि कौन सी जगह पे सबसे अच्छा जो है वो चौराहा डेकोरेट किया गया था, तो उसको भी ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा ताकि शहर सुंदर दिख सके। इसमें एक नया इंडिकेटर शामिल किया गया, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज। ये लॉन्च किया गया था, अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर ऐड कर दिया है। इसका मेन मकसद यही है कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताएं कि किस तरह से हम साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेज कर सकते हैं, लोगों को पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं, किस तरह से डिजिटली लोगों को हम जो है वो ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरह का चैलेंज जो है वो रखा गया है और इनके भी विनर्स जो है वो अनाउंस किए जाएंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के कंप्लीट होते ही। इस बार स्मॉलर सिटीज़ की कैटेगरी के अंदर दो कैटेगरीज बना दी गई हैं, एक 15,000 तक की कैटेगरी और एक 15,000 से 25,000 तक की कैटेगरी जो है वो स्मॉल सिटीज़ की बना दी गई है। और ये बहुत बड़ा सर्वे जो है वो हो चुका है, क्योंकि जब इसको स्टार्ट किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण को, तो 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। तब आप कह सकते हो बहुत ही कम शहरों को इसमें आंका जाता था, सिर्फ 73 मतलब 73 शहरों को इसमें आंका जाता था। लेकिन अब 4320 मतलब 4320 शहरों को इसमें आंका गया 2021 के अंदर, जिसमें 62 जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड्स भी थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के कंटोनमेंट बोर्ड भी जो है वो इसमें आंके गए, छावनियां भी जो है वो इसमें आंकी गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है 2022 और 7th टाइम जो है वो इसको रिलीज किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं हरदीप सिंह पुरी जी की, और हरदीप सिंह पुरी जी यूनियन मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर जिनका नाम है एलन लड जूनियर, उनका देहांत हो गया। इन्होंने बहुत ही फेमस मूवी को प्रोड्यूस किया था जिसका नाम है ब्रेव हार्ट। याद रखना है, ब्रेव हार्ट। और इस मूवी को अकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर अवार्ड मिला था और ये मूवी को डायरेक्ट किया था मेल गिब्सन ने, और 1995 में इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो दिया गया था। ये प्रोड्यूस जो है वो एलन लड की तरफ से की गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लड कंपनी की शुरुआत की जो कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करती है, जैसे कि आउटलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया इन्होंने, नाइट शिफ्ट मूवी को प्रोड्यूस किया, द राइट स्टफ मूवी को प्रोड्यूस किया, और भी बहुत बेहतरीन मूवीज़ को इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो आपने नाम याद रखना है, ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हैं एलन लड जूनियर, इनका देहांत हो गया है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 4 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया मेक 1 कैटेगरी के अंदर और 5 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया मेक 2 कैटेगरी के अंदर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंदर। तो जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है दोस्तों, ये 2020 में इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट चल रहे थे, जिसके कारण हमने सोचा कि हम बाहर से जो है वो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं बनाएंगे या कोई भी वेपन्स नहीं मंगवाएंगे। तो हमने इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक लगा दी थी। तो हमने कहा कि हम मेक इन इंडिया को जो है वो सशक्त करेंगे, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो 2016 का है, उसमें मेक प्रोसीजर के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक मेक 1 और एक मेक 2। मेक 1 का मतलब है ये गवर्नमेंट फंडेड होंगी, मेक 2 का मतलब है ये प्राइवेट फंडेड होंगी, इसमें गवर्नमेंट जो है वो फंड नहीं करेगी। तो 4 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं मेक 1 के अंदर जिसके अंदर गवर्नमेंट फंड करेगी, और ये साथ ही साथ ये 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडियन इंडस्ट्री के लिए जो है वो दिए गए हैं ताकि उसको डिजाइन और डेवलप किया जा सके, और इसको सारी की सारी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट प्रदान करेगी। लेकिन मेक 2 कैटेगरी के अंदर नए प्रोटोटाइप, नए नमूने जो है वो बनाए जाएंगे, नए इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, पुरानों को अपग्रेड किया जाएगा, नए कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें फंडिंग जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी क्योंकि ये प्राइवेटली फंडेड कैटेगरी है, इसमें इंडस्ट्री की तरफ से फंड जो है वो किया जाता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि मेक 1 कैटेगरी क्या है, मेक 2 क्या है, लेकिन कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी और आर्का फाइनेंशियल कैपिटल जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नेक्स्ट एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी एक तरह की आरबीआई के द्वारा अप्रूव की हुई एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और तीनों कंपनीज ने एग्रीमेंट किया कि हम सैलरीड और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज छोटे उद्योग हैं उनको लोन प्रोवाइड करेंगे।
और ये लोन टैप की मदद से लोन प्रोवाइड करेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर सकते हो कि दो कंपनीज ऐसी हैं जो पैसा प्रोवाइड करेगी, एक तो आर्का, एक एमएस, ये तो फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इनको लोन टैप जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये लोन प्रोवाइड करेंगे छोटे उद्योगों को, या जो लोग सैलरीड हैं उनको ये लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड हेयरिंग डे जो है वो 3 मार्च को बनाया गया, 3 मार्च को, और इसका मेन मकसद यही है कि जो लोग सुन नहीं सकते और उनको किस तरह से हमने जो है वो आगे बढ़ाना है, किस तरह से उनको हमने आश्वासन देना है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से उनको साथ में लेके चलना है, उसके बारे में ये प्रमोट करता है। और इसको पहले इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2016 में इसका नाम जो है वो वर्ल्ड हेयरिंग डे जो है वो रख दिया गया। और इसका थीम क्या है? टू हेयर फॉर लाइफ लिसन विद केयर, टू हेयर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डेडलाइन बढ़ा दी है जियो टैगिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। अब जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो 6 लाख के आसपास हैं पूरे इंडिया में। अब उनकी जियो टैगिंग करनी है कि वो कहाँ पे स्थित है, एक्चुअल में वो किस एरिया में है, उनकी जियो टैगिंग करनी है ताकि उनको पैसा दिया जा सके, उनकी मेंटेनेंस हो सके, तो सारी चीज़ें जो है वो संभल सकें। तो पहले इसकी डेडलाइन जो है वो मार्च 2022 थी, लेकिन अब कर दी है नवंबर 2023, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 में से 2 लाख ही जियो टैग जो हो चुकी हैं पिछले 5 साल के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो इनकी जो है वो पूरी की पूरी देखरेख करता है वक्फ प्रॉपर्टीज की, तो वहीं जो है वो इसको आगे संभालता है। और उन्होंने 29 एजेंसीज को इसके लिए हायर किया है कि इनकी जियो टैगिंग की जा सके, जिसमें IIT शामिल है, जैसे हैदराबाद, जोधपुर, कानपुर, ये सब शामिल हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है ये डेडलाइन जो है वो नवंबर 2023 है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो वो 11% जो है वो ग्रो कर रहा है, कंपाउंडेड एनुअली जो है वो इतनी ग्रोथ हो रही है 11% पिछले 5 सालों के अंदर, 2015 से लेकर 20 तक। ये इनोवेशन इन इंडियाज रूरल इकोनॉमी एक रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई और एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से पब्लिश की गई है। सिर्फ इसमें फैक्चुअल डाटा जो है वो आप याद रखें कि 11% जो है वो ग्रो कर रहा है पिछले 5 सालों के अंदर। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना 1895 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके करंटली प्रेसिडेंट जो है वो टीवी नरेंद्रन है, टीवी नरेंद्रन। ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर एलन लड का देहांत हो गया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और उस बैंक का नाम है सर्जेरोदा दादा नायक शिरहाला सहकारी बैंक। याद रखना है सर्जेरोदा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर्जेराव दादा नायक शिरहाला सहकारी बैंक, जो कि कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से जो आरबीआई की गाइडलाइंस है 1949 के एक्ट के तहत उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, तो इसलिए जो है वो क्या कर दिया गया, इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल लोगो जो है वो दिखाया है, जिसमें 75 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया और नीदरलैंड्स के डिप्लोमेटिक रिलेशन के। तो आप यहाँ पे ये फोटो देख सकते हो, जो ये लोगो है बहुत ही मतलब शानदार बनाया गया है। और ये इंडिया और नीदरलैंड्स के जो रिलेशन है जो कि 1947 से चल रहे हैं, क्योंकि नीदरलैंड ऐसा वन ऑफ द पहला यूरोपियन कंट्री है जो इंडिया से बायलेटरल रिलेशन जो है वो बनाए हुए हैं। और इसमें जो है वो 2 फूल यूज़ किए गए हैं, एक तो लोटस का जो फूल है वो यूज़ किया गया, एक ट्यूलिप का फूल जो है वो यूज़ किया गया, क्योंकि लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है और ये नेशनल फ्लावर जो है वो नीदरलैंड्स का है। और इसमें आपको एक चक्कर जो है वो नीचे दिखेगा जो कि अशोक चक्कर की तरह है, और ये चक्कर जो है वो ये सिंबलाइज करता है कि किस तरह से दोनों कंट्रीज को हमने संभाल के रखा है, आपस में जोड़ा हुआ है। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी इंडिया और जो हमारा नीदरलैंड है उनके कलर्स को देख के जो है वो इसको बनाया गया है। और नीदरलैंड्स के बारे में खास तौर से आपने याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर मार्क र्यूट है, मार्क र्यूट, और कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है और करेंसी जो है वो यूरो है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे 2022, 3 मार्च को जो है वो मनाया गया। तो इसमें मेन मकसद यही होता है कि जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, पैदा होते हुए जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंस बताना लोगों को कि किस तरह से इन बर्थ डिफेक्ट्स को हम खत्म कर सकते हैं, लोगों को इसको प्रिवेंट करने के बारे में नॉलेज देना जन्म होने से पहले ही। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो इस दिन के माध्यम से जो है वो लोगों को अवेयर किया जाता है। और इसका थीम क्या है? मैनी बर्थ डिफेक्ट्स वन वॉइस। हम लोगों को समझा के इस तरह के बर्थ डिफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं जो खत्म किए जा सकते हैं। और इस बार हमने 7th एडिशन इस दिन का जो है वो मनाया है, और थीम जो है वो आपने जरूर याद रखना है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब 3 मार्च 2022 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि कौन सा बैंक ऐसा पहला बैंक है जिसको आईएसओ ने सर्टिफाई किया था, मतलब आईएसओ की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था। और ये बैंक है कैनरा बैंक। और ये बात है 1996 की,
कि उनको टोटल ब्रांच बैंकिंग के लिए जो है, जो कि बेंगलोर में एक उनकी ब्रांच थी, उसके लिए इनको दिया गया ISO सर्टिफिकेशन। और कैनरा बैंक की वैसे शुरुआत जो है 1906 में की गई थी। और साथ ही साथ याद रखना है इसका जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। और इसके CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर और LV प्रभाकर भी आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर स्कैम्स हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रेगुलेटरी पावर जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को दी थी ताकि इन स्कैम्स को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही फेमस है, आपने अगर सीरीज कुछ देखी होंगी या मूवी देखी होगी तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ सकते हैं, या वैसे भी आप समझ सकते हो कि कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट को कौन जो है वो चेक करता है। तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे इस स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।